नमस्कार, मैं सिरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान बहुत परिश्रमी होते हैं। वो खेतों में जी तोड़ मेहनत करते हैं, जो अनाज, फल और सब्जियां उगाते हैं। प्रदेश के जिन किसानों ने फूलगोभी की खेती की है, उनकी फसल अभी बढ़वार की अलग अलग अवस्थाओं पर है। ऐसे में इस फसल से अधिक उपज मिले, इसके लिए फसल में समसामयिक कार्यों को उचित समय पर करना बेहद जरूरी होता है। तो आप फसल की देखरेख करते हुए अधिक उत्पादन कैसे लें, इस बारे में जानकारी के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। आज हम फूलगोभी की खेती के बारे में कुछ बिंदुवार चर्चा करेंगे, जिसमें हम फूलगोभी की खेती हम करते हुए हमने देखा है कि अभी किसान भाइयों ने हमारे पौधरोपण कर दिए हैं। खरपतवार नियंत्रण के बारे में बात करें तो खरपतवार नियंत्रण एक फूलगोभी में मुख्य समस्या के रूप में हम देखते हैं। जो खरपतवार नियंत्रण है, इसके लिए हम निराई गुड़ाई के द्वारा हम इसका नियंत्रण करते हैं। तो निराई गुड़ाई हम लगभग 30 दिन, 45 दिन, 60 दिन के अंतराल पर इस तरह से हम समय समय पर अब फसल है उसकी आवश्यकता के अनुसार हम समय समय पर करते रहते हैं। जो निराई गुड़ाई है वो खुरपी के द्वारा से हम करते हैं, जिससे हमारे पौधों को कोई समस्याओं का सामना ना करना पड़े। और उसी समय जब हम निराई गुड़ाई करते हैं तो आवश्यकता अनुसार हम उसमें मिट्टी चढ़ाकर हम अपने पौधों को अच्छे से व्यवस्थित कर देते हैं, जिससे हमारे जो फूलगोभी के पौधे हैं वो अच्छे से वृद्धि कर सकें। किसान भाइयों, फूल गोभी की फसल का उचित विकास हो तथा अच्छा उत्पादन मिले, इसके लिए आपको फसल में संतुलित उर्वरक प्रबंधन करते हुए सिंचाई किस तरह से करनी है, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार से है। और इसी रूप में हम देखें कि हम जो रासायनिक खाद के रूप में हम जो उर्वरक के रूप में जो खाद का यूज करते हैं, उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की मात्रा का यूज करते हैं। इसमें हम देखते हैं कि जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, फास्फोरस जो है वो 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और पोटास है जो वो भी 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम देते हैं। ये बुवाई के समय हम नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस की पूरी मात्रा को हम दे देते हैं। नाइट्रोजन की आधी मात्रा बची रहती है वो, जबकि हम 6 से 7 सप्ताह के बाद हम आवश्यकता के अनुसार हम उसमें फसल में अपने देते रहते हैं। इस प्रकार हम खाद और उर्वरक का प्रबंधन करते हैं। फिर इसके बाद हम बात करें सिंचाई प्रबंधन। तो सिंचाई प्रबंधन की यदि बात करें तो हम जैसे ही मतलब जो फूल गोभी के पौधे हैं उनका हम रोपण करते हैं, तो उसके बाद हमको हल्की सिंचाई करते हुए हम उसके पानी का सिंचाई करते हैं, जिससे हम देखते हैं कि हमारे पौधे अच्छे तरीके से लग जाते हैं। फिर कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि उनमें 7 दिनों के अंतराल पर हम उनमें सिंचाई करते रहते हैं, जिससे उनमें नमी बनी रहे और उनकी वृद्धि आवश्यकता अनुसार होती रहे। फूल गोभी के पौधे हैं, जब उसमें हम देखते हैं कि फूल बनने लगे तब उसमें हमें विशेष रूप से यह ध्यान रखना चाहिए कि उस मिट्टी में हमारी नमी बनी रहनी चाहिए, जिससे हमारे जो फूल है वो अच्छी तरह से वृद्धि करते हुए फूल की संख्या है उसमें निरंतर वृद्धि होती रहे। किसान भाइयों, फूल गोभी की फसल को कीटों द्वारा अत्यधिक नुकसान पहुंचाया जाता है, जिसकी वजह से उत्पादन में भारी कमी आ जाती है। तो आप इन कीटों की पहचान कर नियंत्रण कैसे करें, आइए जानते हैं। और फिर इसके बाद हम बात करें किसान भाइयों के हमारे कुछ कीट एवं रोग के बारे में। तो कीट के रूप में हम देखते हैं तो माहू कीट भी इसमें काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। जो माहू होता है यह हरे पीले रंग के पतंगदार कीट होते हैं, जो हमारी पत्तियों पे पिछला मतलब निचला भाग होता है उसमें हम देखने को मिलते हैं, जो शिशु अवस्था में हमारे पौधों को काफ़ी पत्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे हमारी पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं और हम देखते हैं कि हमारे पौधों को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ता है। इसके नियंत्रण के लिए भी हम कार्बोरिल 10% का चूर्ण का 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करते हुए हम इसका नियंत्रण कर लेते हैं। फिर इसके बाद हम देखें कि जो हमारा फूल गोभी है उसमें प्रमुख रूप से जो हमारा कीट लगता है वो डायमंड बैक मौत करके हमारा एक कीट है, जो मतलब प्रमुख रूप से जो सभी से सबसे ज़्यादा हमारे फसल फूल गोभी की जो फसल है उसमें मुख्य रूप से देखने को मिलता है। यह कीट जो है मुख्य रूप से अत्यधिक नुकसान पहुंचाता है। यह इल्लियाँ पीले रंग के रंग लिए हुए हमको देखने को, तथा कभी कभी हम ये देखते हैं जो इल्लियाँ हैं जो गहरे रंग की तथा और शरीर में हल्का सा भाग जो उसका होता है वो भूरे रंग का होता है। यह जो कीट है इससे लगभग हमारी जो फसल है उसमें कम से कम 50 से 60% तक का नुकसान कभी कभी हमको देखने को मिलता है। और इसके नियंत्रण के लिए हम डीपेल 8L का 1000 मिलीलीटर की दर से प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करते हैं, जिससे हम देखते हैं कि डायमंड बैंक मौत का हम जो कीट है उसका नियंत्रण कर सकते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। विश्व में भारत धान उत्पादन में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है।
देश में लगभग 50% से अधिक लोग आहार के रूप में चावल का उपयोग करते हैं। धान की फसल में कटाई से लेकर भंडारण तक लगभग 10% तक नुकसान हो जाता है। इसलिए कटाई और कटाई के बाद धान में होने वाले नुकसान को कम करने की सबसे अधिक जरूरत है। किसान भाइयों, धान की कटाई उचित नमी और सही समय पर ही करनी चाहिए। जब धान की 85% बालियां सुनहरी हो जाएं और दानों में नमी का प्रतिशत 20 से 25% हो जाए, इसके अलावा दाने को मुंह में दबाने पर कट की आवाज आए तो समझ लेना चाहिए कि फसल कटाई योग्य तैयार है। किसान भाइयों, फसल की कटाई के 10 से 15 दिन पहले खेत से पानी निकाल दें और इसके बाद कटाई करें। धान की कटाई मजदूरों या शक्ति चलित यंत्रों जैसे रीपर, कंबाइन हार्वेस्टर आदि द्वारा की जाती है। मजदूरों द्वारा हंसिया से कटाई की जाती है। फसल की कटाई सतह से 3 से 4 इंच ऊपर से करनी चाहिए। कटाई के बाद फसल को खलिहान में सूखने के लिए रखें, क्योंकि अगर कटाई के समय दानों में नमी ज्यादा होगी तो फफूंद लगने, कीड़े लगने और दाने के अंकुरन होने की समस्या ज्यादा हो जाती है। हंसिया द्वारा कटाई करने पर फसल को नुकसान काफी कम होता है और धान का पुआल भी अधिक मात्रा में मिलता है, परंतु हंसिया से कटाई काफी धीमी गति से होती है, जिससे कटाई पर आने वाला खर्च अधिक हो जाता है। वहीं कटाई के समय मजदूरों की कमी के चलते किसान शक्ति चलित मशीनों में रीपर और ट्रैक्टर चलित कंबाइन का प्रयोग धान की कटाई में करने लगे हैं, जिससे इंजन चलित मशीन धान को काटकर एक तरफ लाइन में लगा देती है, जिसे बाद में इकट्ठा किया जाता है। कंबाइन द्वारा धान की कटाई जमीन से काफी ऊपर से की जाती है तथा कटाई के साथ साथ मड़ाई और ओसाई भी किया जाता है, लेकिन कंबाइन से धान कटाई में पुआल का नुकसान होता है और काफी धान टूट भी जाते हैं। धान के टूट जाने के कारण ऐसी उपज का बाजार में अच्छा भाव नहीं मिलता है, परंतु कंबाइन की कटाई क्षमता काफी अधिक होती है, जिससे समय की बचत होती है और कटाई लागत भी कम आती है। धान के बालियों और पुआल से बीजों या दानों को अलग करना मड़ाई कहलाता है। मड़ाई का काम मजदूरों द्वारा, पशु द्वारा और शक्ति चलित यंत्रों द्वारा किया जाता है। मड़ाई का काम फसल कटाई के बाद जितनी जल्दी हो सके कर लेना चाहिए। मड़ाई के बाद धान के बीजों के साथ भूसा, धूल के कण और पुआल के टुकड़े रह जाते हैं, जिसकी ओसाई पंखे की सहायता से की जाती है। किसान भाइयों, धान के भंडारण से पहले दानों में नमी की मात्रा 10 से 12% से अधिक नहीं होनी चाहिए, अन्यथा भंडारण के दौरान भी फफूंद लगने, कीड़े लगने या दाने के अंकुरन होने की समस्या हो सकती है। भंडारण के लिए सूखा और हवा रहित स्थान को चुनें और अच्छी तरह से सफाई करके गोदाम को कीट रहित कर लें। अनाज को जिन बोरों में भरकर रखना है उन्हें भी अच्छी तरह से उपचारित कर लें या नए जूट या प्लास्टिक के बोरों का प्रयोग करें। भंडारण गृह में बोरों की छलनियां दीवार से 3 फीट की दूरी पर लगाएं और बोरों को जमीन पर प्लास्टिक बिछाकर या लकड़ी के गत्तों पर रखें, जिससे आपका अनाज कई दिनों तक सुरक्षित बना रहेगा। इस प्रकार किसान भाइयों, आप इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए यदि धान फसल की कटाई, गहाई और भंडारण करते हैं तो आप धान की फसल से अच्छी क्वालिटी की उपज लेकर उसे काफी दिनों तक सुरक्षित रख सकते हैं। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती-बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर द्वारा दिए गए पूर्वानुमान के अनुसार जिला हनुमानगढ़ में अगले 5 दिनों में रात के तापमान में कमी के साथ दिन में मुख्य रूप से धूप और शुष्क मौसम की संभावना है। अगले 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान 35 से 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16 से 17 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। क्षेत्र में सापेक्ष आर्द्रता 7 से 22% के बीच हो सकती है। हवा की गति 4 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच हो सकती है। कोरोना के गंभीर फैलाव को ध्यान में रखते हुए
किसानों को तैयार सब्जियों की तुराई तथा अन्य कृषि कार्य करते समय सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने, व्यक्तिगत स्वच्छता, मास्क का उपयोग करने, उचित अंतराल पर साबुन से हाथ धोने तथा एक दूसरे से सामाजिक दूरी बनाए रखने पर विशेष ध्यान देना है। पराली को जलाए बिना इसका कई कार्यों में उपयोग करें। पराली को जमीन में मिलाकर खाद के रूप में प्रयोग करें। मशरूम उत्पादन के बेस के रूप में पराली का इस्तेमाल करें। किसानों को सलाह दी जाती है कि पराली को दूसरे कार्यों में प्रयोग करें। इससे प्रदूषण पर अंकुश लगने के साथ ही जमीन की उर्वरा शक्ति क्षीण होने से बचेगी व पराली का सदुपयोग होगा। किसानों को खेतों में खरीफ फसलों जैसे धान के अवशेषों को न जलाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ये न केवल पर्यावरण को प्रदूषित करता है बल्कि स्वास्थ्य यानी श्वसन की गंभीर समस्याओं का कारण भी बनता है। अवशेषों को जलाने के कारण बनने वाला धुआं फसलों को प्राप्त होने वाले सूर्य की किरणों को कम करता है और प्रकाश संश्लेषण और वाष्पीकरण की प्रक्रिया को कम करता है, जो सभी फसलों की गुणवत्ता और मात्रा को प्रभावित करते हैं। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि बारानी क्षेत्रों में तारामीरा की बुआई करें। किसानों को फसलों की बुआई के लिए उन्नत किस्म के बीज RTM 314 और RTM 2002 व खाद और रसायनों को खरीदने की सलाह दी जाती है। किसान चारे की फसल के लिए बरसीम की बुआई अक्टूबर महीने में कर सकते हैं। इसके लिए उन्नत किस्म मस्काबी एवं बरदान का उपयोग करें। इसकी बीज दर 6 से 7 किलोग्राम प्रति बीघा के हिसाब से रख सकते हैं। नींबू वर्गीय फलों को गिरने से रोकने के लिए 2,4-D सोडियम नमक 5 ग्राम 500 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें। नींबू वर्गीय पौधों में जिंक की कमी होने पर पौधों को 0.3% जिंक के साथ स्प्रे करें। मुर्गियों को परजीवियों से बचाने के लिए पानी के साथ पिपराजिन का मिश्रण दें। रानीखेत रोग से बचाव के लिए पोल्ट्री पक्षियों का टीकाकरण कराएं। 7 दिन की आयु में पहला टीका F1 और 8 सप्ताह की आयु पर R2B का टीकाकरण दें। मुर्गियों के बिछावन को समय समय पर पलटते रहें एवं चूने का प्रयोग करें। मुर्गियों के आहार में खनिज मिश्रण का समावेश करें तथा ताजा और साफ पानी पीने को दें। पोल्ट्री हाउस में रात्रि के समय 25 से 30 डिग्री तापमान बनाए रखें। डेयरी पशुओं के बछड़े बछड़ियों को परजीवियों से बचाने के लिए डीवर्मिंग करें। बाह्य परजीवियों के नियंत्रण के लिए जानवरों के पूरे शरीर पर ब्यूटॉक्स या क्लीनर 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के साथ उपयोग करें। दवाओं के उपयोग के समय पशु के मुंह पर मस्कारा बांधें। मच्छरों और अन्य कीड़ों से बचाव के लिए मवेशियों के सेट पर नीम का धुआं करें। पशुओं को आहार या पानी के साथ 50-60 ग्राम नमक देना चाहिए। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है गांव अमरगढ़, जिला श्रीगंगानगर से विजय लाल जी ने। आप अलसी की उतेरा खेती करना चाहते हैं और इस विषय पर जानकारी चाहते हैं, तो विजय जी आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। अभी हमें किसान भाइयों को ये ध्यान रखना है कि जिन क्षेत्रों में पानी की उचित व्यवस्था नहीं है या सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं है, उन क्षेत्रों में हमें धान के खेत में जो अभी नमी है उस नमी का सदुपयोग करते हुए अलसी की खेती करना है। अलसी की खेती उतेरा खेती कहते हैं, जैसे हमें उसको बोने के बाद उससे फसल प्राप्त करना है। ये फसल प्राप्त करने के लिए हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी फसल काटने के 15 दिन, धान की फसल काटने के 15 दिन पहले हमें ये बोनी करना है। किसान भाइयों, उतेरा पद्धति फसलों को पैदा करने की एक ऐसी पद्धति है जिसमें बिना किसी खेती की तैयारी के रबी मौसम में फसलों की बुवाई करके असिंचित अवस्था में पैदा करते हैं। फसल उगाने की उतेरा पद्धति सदियों पुरानी है। इस फसल को बोनस फसल भी कहा जाता है। इसमें 2-3 चीजों का विशेष तौर से ध्यान रखें। एक बीज की मात्रा और दूसरी खाद की मात्रा। हमने ये भी ध्यान रखा जाना चाहिए
कि हमारी जो धान की फसल है उसमें पर्याप्त फास्फोरस दिया गया है कि नहीं। यदि नहीं दिया गया है तब हम अलसी की फसल के लिए भी देंगे। अर्थात अगर हमारा पहले से फास्फोरस की मात्रा पर्याप्त है, यानी कि हमने सिंगल सुपर फास्फेट उसमें पर्याप्त मात्रा में डाला है जो आवश्यकता थी, तो हमें आगे आने वाले समय में फास्फोरस देने की आवश्यकता नहीं है। यदि नहीं डाला गया है तब हम अलसी की फसल के लिए खेत में फास्फोरस की मात्रा डालें। दूसरी बात यह है कि इसमें नाइट्रोजन की मात्रा 50 किलो यूरिया हमें डालना 1 हेक्टेयर में आवश्यक होता है अगर हमें दूसरी फसल अलसी की लेना है। तो ये 2 चीजें ध्यान रखें। और तीसरी बात ये ध्यान रखना है कि खेत में कुछ नमी होना आवश्यक है। किसान भाइयों, यदि आपके पास धान के लिए पानी उपलब्ध है तथा रबी फसलों के लिए नहीं है, तो इस स्थिति में धान की गभोट अवस्था में पानी अस्थायी रूप से निकालकर खेत में दरार लाते हैं। खेत से पानी निकालने के 7 दिन के बाद फिर खेत में 7 दिन तक पानी भर दें। इसके बाद खेत का पानी कम करके उतेरा फसल की बुवाई कर दें। इस प्रक्रिया से उतेरा फसल में खरपतवार भी कम हो जाते हैं और उतेरा फसल की पैदावार भी बढ़ जाती है। हमें इसको बीज को, जो अलसी का बीज है, इसकी कई प्रजातियां हैं। जैसे जवाहर 7 के नाम से एक प्रजाति है, जवाहर 17 के नाम की एक प्रजाति है, जवाहर 1 भी प्रजाति है, जो हालांकि ये बहुत पुरानी प्रजाति है, परंतु इनके उपज अपन अच्छे तरीके से उतेरा फसल में ले सकते हैं। दूसरी अवस्था में हम जाएंगे तो बीज की मात्रा का है, और ये बीज की मात्रा हमें 30 से 40 किलो प्रति हेक्टेयर बीज की मात्रा का उपयोग करते हैं, तो वो उतेरा फसल के लिए पर्याप्त होती है। इन प्रजातियों के बीज प्राप्त करने के बाद इसका बीज उपचारित कर ले। बीज उपचार के लिए हमें एक रेडोमिल दवा आती है या बीटावैक्स पावर है, उसका भी उपयोग कर सकते हैं। और ये दवाओं का 2 ग्राम दवा प्रति किलो बीज के हिसाब से इसमें मिला लें। मिलाने के बाद इसकी बोनी करें। बोनी छिटक कर करना है, क्योंकि अलसी का बीज हल्का होता है। इसके साथ में थोड़ी सी सूखी मिट्टी या रेत की मात्रा बराबर मात्रा में मिलाएं और समान रूप से खेत में बुरक दें। ये बुरकने की व्यवस्था ये भी है कि जिन खेतों में रोपाई से धान लगाई गई है, उन धान के खेतों में रास्ते में चलकर, यानी 2 कतारों के बीच में चलकर बीज को भुरकेंगे या छिटकेंगे तो बहुत अच्छा होगा। अन्यथा बीज कभी कभी बालियों में उलझकर भी रह सकता है। इसलिए हमें इस तरीके से बीज को छिटकना है जिससे 2 कतारों के बीच में बीज गिरे और पर्याप्त नमी में पहुंचकर उसका अंकुरण हो सके। उतेरा की बुवाई के 20 से 25 दिन के अंदर धान की फसल को काट लें और फसल की कटाई भूमि की सतह से करें तथा कटी धान की फसल को अति शीघ्र उठा लें। आमतौर पर किसान भाई उतेरा में किसी प्रकार का पौध संरक्षण नहीं अपनाते हैं, जिससे फसल 30 से 40% तक क्षति होती है, जिसे पौध संरक्षण अपनाकर रोका जा सकता है। ये अवस्था निदाई की दूसरी अवस्था होती है। कभी कभी किसी अन्य प्रकार के जो कि पहले से उगे हुए हैं, जो नीदा के हैं पौधे हैं, उन पौधों को भी हम हाथ से निकाल सकते हैं और निकालने के बाद इसमें नीदा रहित करें खेत को, रिस्क के उठाए बिना। ये विधि, उतेरा विधि से हम धान के बाद अलसी की खेती असिंचित क्षेत्रों में या वर्षा आधारित क्षेत्रों में अच्छे से प्राप्त की जा सकती है। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।